हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा इसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष रहते हैं, उन दोनों के बीच के तनाव, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले के टॉपिक हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर पढ़ लिए। ये सेकंड टर्म में चैप्टर आएगा। और अपना ख्याल रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए, कोविड नियम के पालनों का अच्छे से उनका नियम का पालन करिए आप, और सेफ रहिएगा। चलो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकलें और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नज़र डालें जहां संघर्ष हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का ये अर्थ नहीं है कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गया हो। जैसा कि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ, हम जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि इस इलाके के में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए हैं। इस इलाके मतलब यहाँ इस इलाके का मतलब दक्षिण एशिया से है। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकरावों को देख चुके हैं। हमने देशों के अंदर कैसे लोकतंत्र और सैनिक शासन कायम हुआ दक्षिण एशिया के देशों के अंदर, और जातीय संघर्ष, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण एशिया में जो भारत की स्थिति है वे केंद्रीय है और इनमें से अधिकांश देशों का संघर्ष जो है भारत से ही है। इसलिए भारत जो दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो अधिकतर दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है। इस कारण भारत के बहुत सारे देशों के साथ दक्षिण एशिया में संघर्ष है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव उत्पन्न रहता है, जिसकी वजह पाकिस्तान नहीं करता है ऐसी हरकतें। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। जब 1947 में हमारा विभाजन हुआ, हमारे देश के दो टुकड़े हुए, एक भारत और पाकिस्तान बना, तो उस टाइम 1947 में ही पाकिस्तान ने हमसे लड़ाई करी और कश्मीर, पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की सरकार ये दावा करती है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जबकि ऐसा नहीं है। कश्मीर के जो शासक थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कर कश्मीर को भारत में मिला दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 और 48 तथा 65 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ। 47-48 में जो युद्ध हुआ उससे भी इस मसले का समाधान नहीं हुआ, और 1965 में जो युद्ध हुआ उन युद्धों से भी इस मसले का कोई हल नहीं निकला। परंतु 48 के युद्ध के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देख सकते हैं। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। जब 1948 में युद्ध हुआ, यानी 47 और 48 वाला जो हमारा युद्ध था पाकिस्तान से, उसमें कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना, पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक हिस्सा तो कश्मीर का पीओके कहलाया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और दूसरा जम्मू कश्मीर भारत का प्रांत बना, परंतु अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। 1971 में जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और भारत ने उस युद्ध को जीता था, परंतु उस युद्ध से भी इस मसले का कोई हल नहीं निकला। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। सियाचिन ग्लेशियर जो है युद्ध स्थल,
उसको लेकर और हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने वाली मिसाइल भी हासिल कर लिया। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। भारत ने 1998 में पोखरण, ये राजस्थान में, यहाँ पर अपने परमाणु परीक्षण किए और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच तनाव तो होगा परंतु सर्वव्यापी छिड़ने की आशंका कम हो गई, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं। और अगर दोनों के बीच में युद्ध होता है, अगर दोनों परमाणु बम का उपयोग करते हैं तो इससे काफ़ी हानि पहुंचेगी और दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इस कारण ऐसा माना जाता है कि ये दोनों देश अब युद्ध नहीं कर सकता आपस में, बस भले ही इनके बीच तनाव उत्पन्न होता रहे। लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारें ही एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की जो रणनीति है उसको जारी रखा है। आरोप है कि वह कश्मीर उग्रवादियों को, भारत सरकार का ऐसा भी मानना है और जाहिर सी बात है कि कश्मीर के जो उग्रवादी होते हैं उन्हें पाकिस्तान हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो आतंकवादी होते हैं ये भारत पर हमला करके वापस पाकिस्तान भाग जाते हैं और वहाँ इन्हें सुरक्षा मिल जाती है, इसलिए भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में भी तनाव बना रहता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 और 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए। खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को पाकिस्तान ने हथियार और गोले बारूद दिए, इससे भी भारत सरकार मानती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, ये बच्चों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और इस पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का भी आरोप है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर भारत सरकार आरोप लगाती है कि वे नेपाल और बांग्लादेश के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होते हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान भी भारत सरकार पर आरोप लगाता है। जैसे कि इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी, हमारी खुफिया एजेंसी रो है, उस पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। 1960 के तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और यह संधि कई सैन्य संघर्षों के बावजूद भी अभी भी कायम है। हालांकि सिंधु जल की संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रण में सर्किर्क की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। बच्चे टॉपिक फिनिश हुआ हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, यानी हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, मालदीव, इनके साथ हमारे कैसे संबंध है इसका आज हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। जैसा कि आप जानते होंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होती हुई बांग्लादेश में बहती हुई बांग्लादेश में एंटर करते हैं और उसमें से बहती हुई फिर ये एंड में आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
भारतीय सरकार तो इन दोनों के जो जल में हिस्सेदारी को लेकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल में हिस्सेदारी को लेकर भी बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं। भारतीय सरकारों ने के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में अवैध आप्रवास पर ढाका के खंडन, जैसे कि बांग्लादेशी लोग बिना अवैध प्रकार से भारत में आ जाते हैं, तो उससे भी दोनों देशों के कुछ मतभेद होते हैं। भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, बांग्लादेश जो है वे भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को भी समर्थन देता है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, इससे भी भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में तनातनी आती है। जैसे कि अगर भारतीय सेना पूर्वोत्तर में जाना चाहे तो बांग्लादेशी इलाके से नहीं जा सकती, इस क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी। थर्ड, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने जैसे मसले शामिल हैं। इन मसलों से बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच तनातनी रहती है कुछ मुद्दों पर। अब बांग्लादेश की सरकार की बात जानते हैं कि वह भारत से किस प्रकार वो करती है। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने के भी बांग्लादेश की सरकार भारत पर आरोप लगाती है। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी भारत सरकार पर बांग्लादेश की सरकार आरोप लगाती है। परंतु इन सब विभेदों और मतभेदों के बावजूद भी भारत और बांग्लादेश के बीच कई मसलों पर सहयोग भी है। जैसे पिछले 10 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश जो है वह भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा रहा है। जैसे भारत ने 1991 में एक नीति अपनाई थी, पूर्व की ओर चलो, तो उस नीति का भी बांग्लादेश हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों में निरंतर सहयोग किया है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसलों पर भी बांग्लादेश और भारत के बीच निरंतर सहयोग है। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध हैं और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। भारत और नेपाल जो है, नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है और इन दोनों देशों के ही बीच, भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध बने हुए हैं। इन दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट यानी पारपत्र, हिंदी में पारपत्र कहा जाता है, और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये एक ऐसी संधि हुई है नेपाल और भारत के बीच। अब इस संधि के तहत नेपाली लोग और भारतीय लोग एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। जैसे नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। जब नेपाल की सरकार की चीन से दोस्ती होती है तो भारत सरकार ने इस पर अपनी अप्रसन्नता जताई है। सेकंड, नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत सरकार नाखुश है। नेपाल की जो सरकार है वह भारत विरोधी जो तत्व होते हैं उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती, वो बिल्कुल नगण्य रहती है। थर्ड, भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। इस प्रकार भारत के सुरक्षा एजेंसियां हैं वे नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलनों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं। नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसकी नदी जल तथा पनबिजली पर आग गड़ाए हुए है। नेक्स्ट, चारों तरफ जमीन से घिरे नेपाल को भी ये लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है।
नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कि नेपाल चारों ओर से ऐसे देशों से घिरा हुआ है और नेपाल की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। इस ऐसी कंट्री को लैंडलॉक कंट्री कहते हैं और नेपाल ऐसी ही एक कंट्री है लैंडलॉक। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण हैं। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापारिक, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। कुछ ऐसे तो मसले हैं जिन पर नेपाल और भारत के बीच थोड़े मनमुटाव पैदा होते हैं, परंतु ऐसे भी कई मसले हैं जिन पर ये देश आपस में एक दूसरे के साथ बने रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। मतलब कि ऐसी नीति जिससे कि श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में भारतीय सरकार कुछ दखल ना दे। तो भारत की सरकार 1987 के बाद ही ऐसी नीति पर पालन कर रही है। फर्स्ट, भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे इन दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए। भारत सरकार और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत होने के साथ इन दोनों देशों के बीच संबंध भी मजबूत हुए। सेकंड, श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए। जब सुनामी आई तो 2004 में, उस टाइम में श्रीलंका में काफ़ी नुकसान हुआ, तो उसके जो पुनर्निर्माण हुआ उसके बाद उसमें भी भारतीय सरकार ने दोनों की मदद की, श्रीलंका की मदद की। हम भूटान और भारत के संबंध पढ़ते हैं। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। भूटान के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा जो अनुदान है वो भारत से ही हासिल होता है और भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भी भारत ने उठा रखी है। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े। अब मालदीव और भारत के संबंधों की बात हो रही है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे रहे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। बच्चों, ये हमारे टॉपिक समाप्त हुए। अब ये हमारा टॉपिक लास्ट हुआ। इस टॉपिक में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। बच्चों, और मन लगाकर स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। पेपर एग्ज़ाम आने वाले हैं और सरकार ज़रूर एग्ज़ाम लेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।